हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिद्धि। यहाँ पर हम देखेंगे पीएसआर ऑप्शनल मॉडल आंसर्स हमें कैसे प्रिपेयर करने हैं। तो देखो, टॉपर्स टॉक भी हम देखते हैं ना, हमें उसमें से ये समझ में आ जाता है कि टॉपर्स कहते हैं कि हमने पीवाईक्यूज रेफर किए थे, या हमने आंसर राइटिंग अच्छी करके देखी, या फिर हमने फलानी कोचिंग के नोट्स किए थे। बट उनसे भी जब आप उनकी कॉपीज देखते हो ना, तो आपको ये रियलाइज नहीं हो पाता कि कैसे उन्होंने एग्जाम क्रैक कर लिया। आप जब भी उनकी कॉपीज देखोगे ना, आपको ये समझ में आएगा कि आपके आंसर में और उनके आंसर में जमीन आसमान का अंतर है। अभी भी कुछ ऐसा गैप है कि उनके आंसर बिल्कुल परफेक्शन जा रहा है और आपके आंसर में बहुत सारी चीज की कमी है, और आपको लगता है कि यार मुझे तो याद नहीं रह पा रहा, इस वजह से शायद प्रॉब्लम होगी। टॉपर को तो कुछ ज्यादा ही आता है, उसको याद रह गया, इस वजह से वो टॉपर है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ बेसिक्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं। आपके आंसर में भी वही सेम चीजें नजर आने लगेंगी जो एक टॉपर के आंसर में नजर आती हैं। उसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस की नीड नहीं है। तो हम कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे कि किस हिसाब से आप चाहे कोई भी कोचिंग के नोट्स रेफर कर लो, फिर भी आपका आंसर बाकियों से बेटर हो जाएगा। क्योंकि देखो, आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जिन्होंने कोई कोचिंग रेफर नहीं की थी और फिर भी उन्होंने टॉप भी कर लिया होता है। और कई लोग इतनी सारी कोचिंग सालों साल तक रेफर करते रहते हैं, फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है। तो डिफरेंस क्या है, उस बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। ओके, तो ऐसा क्यों होता है कि एक पीएसआर एस्पिरेंट है, मान लो उसके 290 प्लस आ रहे हैं, और दूसरा एस्पिरेंट 200 प्लस मार्क्स पर ही स्टक होके रह गया है, या फिर 200 नंबर पर ही स्टक रह गया है। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप कौन सी कोचिंग का कंटेंट रेफर कर रहे हो, क्योंकि हर एक कोचिंग यही बोलती है कि हमारे कंटेंट के बाद आपको फलानी फलानी किताबें भी रेफर करनी है। ठीक है, बट तो कंटेंट के बारे में नहीं है, ये उस बारे में है कि आप कैसे अपना आंसर लिखते हो। हाउ यू राइट योर आंसर, इट्स अबाउट दैट। ठीक है, मान लो आपने बहुत अच्छे नोट्स रेफर किए, पर एग्जाम टाइम में आपको जो मेन कीवर्ड्स थे या मेन पॉइंटर्स थे वो याद ही नहीं रहे, तो फिर उस आंसर का क्या फायदा होगा, है ना। उस कंटेंट का या उस कोचिंग का भी क्या फायदा है, वो सारी चीज खराब हो जाती है। तो यहाँ पर आपका खुद का रोल भी आता है। मैं आपको कुछ आप समझ लो एक सीक्रेट सॉस है कि कैसे आपको मॉडल आंसर्स अपने पीएसआर ऑप्शन के लिए प्रिपेयर करने हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज कि एक मॉडल आंसर बनाता क्या है, कैसे आप लिखते हो। सबसे पहली चीज, जो भी टॉपिक आप ले रहे हो उसमें इंट्रोडक्शन आप पहले से ही प्रिपेयर करके चलो। इंट्रोडक्शन में जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर झलकना चाहिए, ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए। साथ में उसको आप एक कोई पर्टिकुलर थ्योरी या थिंकर के साथ लिंक करके चलो। ठीक है, जैसे कोई भी इंट्रोडक्शन हो सकता है, या तो वो प्लेन ब्लैंड इंट्रोडक्शन आपने दे लिया, जो क्वेश्चन में लिखा है वही एग्जैक्टली हम लिख देते हैं, वही आंसर मान लेते हैं, पर नहीं। जो भी आपका क्वेश्चन है उसके इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसके आंसर के हिसाब से आपको यहाँ पर रेफर करना है। उसका आंसर रिफ्लेक्ट होना चाहिए पहली ही लाइन में, एक थ्योरी और थिंकर के साथ। उस पर जो आपने लिखी है ना स्टेटमेंट, थ्योरी और स्टेटमेंट क्या करती है, उसको वैलिडेट कर देती है। ठीक है, थ्योरी और थिंकर वैलिडेट कर देंगे, उसमें बेसिकली स्टैंप लगा ठप्पा लगा देंगे कि हाँ जो आप कह रहे हो वो ठीक है। तो वहीं से ही ना एग्जामिनर का माइंड आपके ऊपर चला जाएगा। एग्जामिनर का एक आपका एक ये समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को, आपको आता है क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो उस हिसाब से वो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा। दूसरी चीज होती है बॉडी। पहला हो गया इंट्रोडक्शन, दूसरा है बॉडी। बॉडी में क्या होना चाहिए, आप थोड़ा सा व्यूज को कंपेयर करके चलो। उससे क्या होगा, अलग अलग व्यूज आप दोगे तो आपको ये समझ में आएगा, एग्जामिनर को भी समझ में आएगा कि आपको इन डेप्थ आंसर पता है। ठीक है, साथ में रियल लाइफ एग्जांपल्स देना। देखो यहाँ पर ना, अभी मैं आपको एक दो चीजें और बताऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कैसे आपका आंसर में क्या रिफ्लेक्ट करना चाहिए। कुछ स्कॉलर्स को कोट करो। आप ये बोलोगे कि मेरे को तो याद ही नहीं रहती चीजें, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। या फिर कुछ बुक्स आप कोट कर सकते हो। देखो, मैंने ना हर एक यूनिट में कौन सी किताब यूज होगी वो तक की पूरी सीरीज बनाई है। आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे, फ्री वीडियोस अवेलेबल है। टाइप करना पीएसआईआर ऑप्शनल स्ट्रैटेजी एंड बुक्स, उसकी पूरी प्लेलिस्ट है। वो पूरी प्लेलिस्ट में यूनिट वाइज कैसे प्रिपेयर करना है, अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो वो प्लेलिस्ट आप सेव करके रखना। हिट है वो प्लेलिस्ट उस चीज के लिए। और अगर आप कहीं और से नोट्स आपने प्रिपेयर किए हैं तो उसमें भी आपकी हेल्प कर जाएगी। ठीक है, आपको बस वो प्लेलिस्ट में क्या है कि आप यूनिट वाइज क्या टॉपिक में क्या लिखना है, क्या क्या सब टॉपिक्स होने चाहिए, किस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। एंड में आपको क्या देना होता है, कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या करना है, यहां पर आपको एक वे फॉरवर्ड टाइप का फॉरवर्ड लुकिंग एंगल आपको देना है यहाँ पर। जैसे कि आप इसको करंट अफेयर से भी लिंक करके बता सकते हो। अब यहाँ पर जो थोड़ी सी ऑड चीजें हैं ना, जो हमें बहुत बार समझ में नहीं आती है, वो कौन कौन सी होती हैं।
जैसे कि हमें बहुत बार ये नहीं समझ में आता, इंट्रोडक्शन आप बोलोगे कि क्या देंगे, तो देखो बेसिक जो आपके सिलेबस के टॉपिक्स है ना, आप सिलेबस उठाओ, उसके टॉपिक्स लो, बेसिक टॉपिक्स बिल्कुल। जैसे सिलेबस में है मीनिंग एंड अप्रोचेस, मीनिंग का टॉपिक ले लो, वो टॉपिक के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन पहले से ही प्रिपेयर कर जाओ। तो टॉपिक्स एक एक करके लेना, टॉपिक के हर एक टॉपिक का एक इंट्रोडक्शन आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना है, इसको रट लेना है। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको बेसिक, मान लो जेएस मिल की थ्योरी ऑफ स्टेट एक टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर, तो क्या आप जेएस मिल के थ्योरी ऑफ स्टेट की 2 लाइनें इंट्रोडक्शन के लिए वो रट नहीं सकते? उसमें क्या करना है आपको, इंट्रोडक्शन, अगर आपको जेएस मिल थ्योरी ऑफ स्टेट अगर मैं पूछ दूंगी, इंट्रोडक्शन में आपको सिंपल जेएस मिल थ्योरी ऑफ स्टेट आंसर करते हुए एक लाइन आपको देनी है, उसमें एक थ्योरी ऐड करो, एक थिंकर ऐड कर दो, बन गया। अगर मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी है, उसमें उसके इंट्रोडक्शन में 2 लाइनें याद रखनी है, एक मीनिंग की डेफिनेशन बता दो, थ्योरी ऑफ अगर आपकी एक मीनिंग की डेफिनेशन बतानी है, साथ में एक थ्योरी कोई भी ऐड कर सकते हो आप, और एग्जाम्पल ऑफ थ्योरीज, और साथ में आप कुछ थिंकर्स ऐड कर सकते हो। मतलब कि कोई भी अगर आपको अच्छे थिंकर मिलते हैं, 1 से 2 थिंकर बहुत होते हैं, उससे ज्यादा मत जाओ। इनफैक्ट इंट्रोडक्शन के लिए आपको एक थिंकर पकड़ो बस बस, बाकी हम थिंकर्स पर्सपेक्टिव में आगे देखेंगे हमें कैसे करना है। अभी के लिए इंट्रोडक्शन के लिए एक थिंकर भी काफी होता है, एक थ्योरी भी काफी हो जाती है। ऐसे ही ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन आपके सिलेबस का एक टॉपिक है, उसमें कौन सी बहुत रॉकेट साइंस है, 2 लाइनें याद करके रखें। तो इंट्रोडक्शन ना पहले से रट्टा मार के चलो। दूसरा, अब बॉडी कैसे प्रिपेयर करनी है, अलग अलग व्यूज हमें कंपेयर करने हैं। अगर आपको बेसिक टॉपिक ही मैं समझाऊं, कि अगर आपने टॉपिक सिर्फ पढ़ा हुआ है, बेसिक क्या होता है, जेएसमिल थ्योरी ऑफ स्टेट क्या होती है, मीनिंग थ्योरी ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, ठीक है, या फिर फलानी अप्रोच जैसे कि इंपेरिकल अप्रोच है, इसका मतलब क्या होता है, बिहेवियरिज्म मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है, लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है, न्यूक्लियर वॉर अगर उस पर कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो आपको देख के जाना है। अफगानिस्तान तालिबान पे कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो अभी क्या है ना, करंट अफेयर के टॉपिक भी रिपीट हो रहे हैं, बस आपको 2 लाइनें इसमें प्रिपेयर करके चलनी है। कुछ व्यूज यहाँ पर कंपैरिजन के लिए थ्योरीज के अंडर आप प्रिपेयर करके रखो पहले से, ठीक है। उसके लिए आपको बेसिक टॉपिक की समझ होनी चाहिए, उसी में ही उस टॉपिक के आप 2-3 पॉइंटर्स यहाँ पर प्रिपेयर करके रखो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, चलो ये मैं मानती हूँ कि ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है जो कि हर एक टॉपिक के हिसाब से वेरी करेगा, ये वेरी करेगा, बट क्या है, इंट्रोडक्शन हम पहले से रट के रख सकते हैं, वो कुछ वेरी नहीं है, वो पहले से ही आप प्रिपेयर करके रखो, 2-2 लाइन टॉपिक के, हर हर टॉपिक के हिसाब से। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स क्या होते हैं ना, देखो मान लो मैं आपको कहती हूँ कि आईआर की अगर आप कुछ यूनिट्स लोगे, ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। ये देखो, ये आपका सिलेबस है पीएसआर ऑप्शनल का। तो अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर देखो बहुत सिंपल तरीका है इसको जानने का। आप देखो, पहले ये जो पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स ये टॉपिक है, इसमें हम देखो पॉलिटिकल थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्टेट, जस्टिस, इक्वालिटी, राइट्स, डेमोक्रेसी, कंसेप्ट ऑफ पावर, ये पूरा जितना भी है ना पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज तक, यहाँ तक रखेंगे, यूनिट 1 से लेकर 8 तक। ये काफी ना सिमिलर टाइप की यूनिट्स हैं, तो इसमें ना सिमिलर टाइप के एग्जाम्पल्स यूज होंगे, सिमिलर टाइप के ही थिंकर्स यूज होंगे, सिमिलर टाइप की बुक्स हैं। कुछ 4-5 थिंकर्स होंगे जो ये 1 से 8 तक की सारी यूनिट्स में वही थिंकर जाएंगे। हर एक टॉपिक, हर एक यूनिट में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैक्सिमम वही थिंकर्स यूज होंगे। एक पेज पर वो थिंकर्स लिख लेना, अगर कहीं और से प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आप सिनॉप्सिस से प्रिपेयर कर रहे हो, तो हम लोगों ने हर एक यूनिट के हिसाब से सारे पीवाईक्यूज, थिंकर, सब कुछ ऐड करके ही दिया है उसमें। आपको और कोई बुक भी रेफर करने की जरूरत नहीं है। जो मार्केट में लोग बोलते हैं ना कि आपको इसके साथ ओपी गॉवाई पढ़नी पड़ेगी, एंड्रयू हेबर्ट पढ़नी पड़ेगी, बट सिनॉप्सिस ऐसा नहीं कहता है। यहाँ पर आपको कुछ भी और नहीं पढ़ना पड़ेगा, हम लोग वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। बट अगर आप कहीं और से प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैं आपको ये हैक बता रही हूँ, आप 1 to 8 तक पहले से ही एक पेज पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख के रख लो, कुछ थिंकर्स लिख के रख लो। वही 5 से 10 तरीके के थिंकर्स होंगे, वही 5 से 10 तरीके के एग्जाम्पल्स होंगे, जो आपके मैक्सिमम टॉपिक्स में एड अप हो जाएंगे। 9th और 10th के लिए आपको अलग अलग थिंकर्स यहाँ पर लिख लेने हैं, क्योंकि ये है ही थिंकर की यूनिट। अभी इंडियन पॉलिटिकल थॉट में थोड़े अलग टाइप के रियल लाइफ एग्जाम्पल जाएंगे, और कोट्स, स्कॉलर्स, बुक्स वगैरह जाएंगी। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए थोड़ा सा अलग जाएगा। ऐसे ही इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये तो लक्ष्मीकांत के टॉपिक्स हैं, तो इसमें सिमिलर टाइप के करंट इवेंट्स जाएंगे, सिमिलर टाइप के रियल लाइफ एग्जांपल आएंगे, सिमिलर टाइप के बुक्स आएंगे, ठीक है। और वैसे ही सिमिलर टाइप के आपके थिंकर्स इसमें भी आ जाएंगे। ऐसे ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में वही सेम चीज चलेगी, और आईआर में भी उसी टाइप से चलेंगे। अब जैसे इंडिया एंड ग्लोबल साउथ है, इंडिया एंड ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर है, इंडिया एंड यूएन सिस्टम है, इंडिया एंड न्यूक्लियर
क्वेश्चन है। आप अगर पढ़ोगे ना, आप एक चीज ध्यान रखना, इंडियन फॉरेन पॉलिसी की कोई भी किताब उठा के देख लेना, उसके जितने भी स्कॉलर्स होंगे, उसके रियल लाइफ कोट होंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होंगे और करंट इवेंट्स होंगे। इंडियन फॉरेन पॉलिसी की कोई भी बुक कह रही हूं मैं आपको, उससे आप 10 से 15 थिंकर्स, 10, कोई भी 10 10 ले लो, चलो 10 थिंकर्स ले लो, 10 कोट्स ले लो, 10 रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लो, 10 करंट इवेंट्स ले लो, ठीक है। उसको आप ये पूरे आईआर में कहीं भी लगा देना, फिट बैठ जाएंगे। इंडियन फॉरेन पॉलिसी की कोई भी एक किताब, अच्छी किताब जो कि मैंने बताई भी हुई है आपको, आप देख जाना वो सीरीज जो मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। उसमें से आप, उसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर होते हैं। एक अच्छी आप किताब उठाते हो फॉरेन पॉलिसी की, उसमें सब कुछ कवर होगा। क्यों? क्योंकि उसमें फॉरेन पॉलिसी क्या है, इंडिया एंड साउथ एशिया भी कवर होगा, नॉन अलाइन मूवमेंट भी कवर होगा, आज का क्या रोल है वो भी कवर होगा, ग्लोबल साउथ भी कवर होगा, इंडिया एंड ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर भी कवर होगा, यूएन, न्यूक्लियर और रिसेंट डेवलपमेंट इंडियन फॉरेन पॉलिसी तो है ही, ठीक है ना। तो उससे सारे कवर हो जाते हैं। तो हमें ना हर एक क्वेश्चन के लिए बहुत अलग अलग थिंकर, अलग अलग इवेंट्स, अलग अलग रियल लाइफ एग्जांपल, इन सब की जरूरत नहीं है। देखो हम बड़ी से बड़ी जब कोचिंग में जाते हैं ना, वहां पर जब उनके नोट्स लेते हैं, हम अंधाधुंधा पढ़ने लग जाते हैं बिना ये सोचे समझे कि हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। एंड में जब हम यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर भी देखते हैं ना, हमें लगता है कि ये नोट्स से ना सॉल्व भी नहीं होते वो क्वेश्चन, पर फिर भी हम पढ़ते रहते हैं, क्योंकि फलानी इतनी बड़ी कोचिंग है, वो नोट्स दे रही है, इतने हाफजार्ड इतने गंदे नोट्स होते हैं वो, कि उससे सिर्फ आपका बेसिक प्रिपरेशन हो सकता है। उस नोट्स को आप एज इट इज अगर उठा के अपने आंसर में लिखने जाओगे, तो आपका पूरा आंसर ना 250 शब्द का भी नहीं बनेगा, सही बताऊं तो आपको क्या करना है ना, आपको अपने आंसर, फिर बोला जाता है कि आप फलानी फलानी किताबें रेफर करो और अपना आंसर खुद बनाओ, तो खुद आंसर बनाना है। तो मैं आपको चीजें बता रही हूँ कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे आपका आंसर भी बहुत अच्छा आंसर बन सकता है, वो टॉपर्स वाली कॉपी वाला आंसर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आ गई, स्कॉलर्स की भी, बुक्स की भी, ये सारी चीजें हमने नोट करके रख ली। लास्ट कंक्लूजन, जिसमें आपको थोड़ा सा वे फॉरवर्ड एंगल देना है, इसमें आप बताओगे कि क्या हो सकता है। इतना तो आप थोड़ा सा लॉजिक भी यूज करोगे, कॉमन सेंस यूज करोगे, ये चीज कर पाओगे आप। करंट अफेयर्स अगेन वही, जैसे आप ये सारी चीजें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स वगैरह करोगे, वैसे ही आपको कुछ 5 से 10 करंट अफेयर्स होंगे, वो आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखने हैं। करंट अफेयर्स के लिए कोई भी बुक रेफर कर सकते हो, सिनॉप्सिस आईएएस रेफर कर लो, आपका मेंस इन 300 कोर्स है, उसमें आप रेफर कर सकते हो। अदरवाइज विजन की मेंस की करंट अफेयर्स की बुकलेट है, उसको आप रेफर कर सकते हो। उसमें क्या है, सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, बस मार्क करके रख लेना कि ये हमारे आईआर के टॉपिक्स हैं, इसको एक बार पढ़ लेना है। करंट इवेंट्स ये चल रहे हैं, या फिर आपके पॉलिटी वाले ये वाले हैं, तो आप क्या कुछ करंट अफेयर्स नोट करके रख लोगे ना, एक पेज पे एक अलग से बना के उसको नोट करके रख लो, या फिर फाड़ के अपने नोट्स में ही लगा लो, सो दैट रिवाइज करने में आसानी रहेगी। तो ये आपका आंसर बहुत अच्छा बनेगा। दूसरी चीज, अब होता क्या है, जब भी कोई क्वेश्चन आता है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, अगर क्वेश्चन में पूछा है एग्जाम में, ग्रामसी के ऊपर ना एक ही क्वेश्चन बार 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 पूछा जाता है कि ग्रामसीज कंसेप्ट ऑफ हेजिमनी। अब एक क्वेश्चन ये आया था, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए, कि इन कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स, ओके, ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो हम ग्रामसी का समझ रहे हैं। तो जनरली मॉडल आंसर्स में क्या होता है कि बेसिक आंसर दे दिया जाता है कोई भी, कि ग्रामसी ने मार्क्सिस्ट स्टेट को रीडिफाइन किया था, उन्होंने कोअर्जन ना होने पर फोकस किया था, बल्कि उन्होंने कॉन्सेंट पर फोकस किया था। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में क्या होता है, ये मीडिया, एजुकेशन, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस की फॉर्म ले लेती है, जो कि डोमिनेंट आइडियोलॉजीज को री करती है, ये सारी चीजें। अब आपने क्या किया यहाँ पर, आपने ना एक सिंपल आंसर नहीं दिया, एक सिंपल आंसर से स्टार्ट जरूर कर रहे थे, ताकि ये समझ में आ जाए कि ग्रामसी ने किया क्या था। आपने ग्रामसी के कंसेप्ट ऑफ हेजिमनी को जब रीडिफाइन किया, तो आपको क्या समझ में आएगा कि इसकी रीडेफिनेशन में आपने ये स्टार्ट यहीं से किया कि इसने मार्क्सिस्ट स्टेट को रीडिफाइन किया। कैसे किया रीडिफाइन? बाय फोकसिंग ऑन कॉन्सेंट एंड नॉट ऑन कोअर्शन, ठीक है, यहां पर फोकस नहीं किया। अब उसके बाद आपने बताया कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज में क्या क्या होता है, तो इसमें के मॉडर्न डेमोक्रेसीज में क्या होता है कि ये मीडिया, एजुकेशन, कल्चरल इंस्टीट्यूशन, इन सब चीजों का फॉर्म ले लेती है, वहीं से कॉन्सेंट आ जाता है, फिर डोमिनेंट आइडियोलॉजीज को रीइंफोर्स किया जाता है। अब ये पूरा आंसर आपका क्या बना, आपने सबसे पहले क्या किया, एक थ्योरी जो आपकी है ना उसको भी बता दिया, प्लस आपने एक रियल वर्ल्ड लिंक कर दिया, जैसे कि मीडिया, एजुकेशन, ये सब चीजें आपने लिंक कर दी। तो आपका जो स्टार्टिंग ही है ना, इंट्रोडक्शन ही, वो होलिस्टिक हो गया, ठीक है। अब दूसरा, आपका जो
पूरा सीक्रेट फॉर्मूला होगा ना कोई भी पीएसआईआर का आंसर लिखने के लिए, वो होगा एक आइडियल फॉर्मूला। ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं आइडियल फॉर्मूला। इस आइडियल का क्या मतलब है? एक इंट्रोडक्शन जो आपने पहले से ही रट के प्रिपेयर किया होगा, जहां पर आप सबसे पहले, मैं आपको हर एक लेक्चर में ये बताती हूँ, कोई भी इंट्रोडक्शन आप दे रहे हो सबसे पहले डेफिनेशन देनी पड़ेगी, आपको कंसेप्ट को डिफाइन करना पड़ेगा, प्लस उसका कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। दूसरा, आपको पूरी डिबेट करनी है, यहाँ पर डिबेट बतानी है कि मतलब कि थिंकर्स, व्यू पॉइंट्स, ये सब चीजें आप कंपेयर करो। ठीक है, पूरा कंसेप्ट वगैरह समझाओ। ठीक है, ये सब चीजें आप करोगे। अब ई फॉर एग्जाम्पल, ये चीज भी मैंने आपको बोला कि कुछ आप यूज करके रख लो, करंट इवेंट्स हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए। ट्राई करो ज्यादा इंडियन केस स्टडीज यूज करने का, बेटर रहेगा। कुछ जो आईआर वाले टॉपिक्स हैं उसमें आपको ग्लोबल केस स्टडीज यूज करनी चाहिए। ए फॉर एनालिसिस, अब आपको क्या करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है ना। तो एंड में आप थोड़ा सा स्ट्रेंथ बताओगे, थोड़ी सी वीकनेस बताओगे, ये तो आपका ऑन द बेसिस ऑफ जो आपने पूरा टॉपिक पढ़ा होगा, वो आपको ऑटोमेटिकली थोड़ा सा आप दिमाग यूज करोगे तो हो जाएगा। लास्ट है सब चीजों को लिंक कर देना और उसको कंक्लूड कर देना। कंक्लूड क्या करोगे, आज के टाइम के, टुडे वर्ल्ड, आज के टाइम के हिसाब से आप उसका रेलेवेंस थोड़ा सा बताओगे। ठीक है, तो आपका ये आइडियल फॉर्मूला जाएगा पीएसआईआर के आंसर के लिए। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट क्या है बेसिकली कि अब आपका रियल आंसर वर्सेस टॉपर्स मॉडल। ठीक है, अब आपका एक जेनरिक आंसर क्या होगा, ग्रामसी का ही अगर हम लेते हैं, अगर हम नॉर्मल जो कॉपीज चेक करते हैं ना, जो स्टूडेंट्स की आती हैं आंसर राइटिंग करते हुए, तो उसमें क्या होता है, बहुत सिंपल सा आंसर, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अगर ये ग्रामसी वाला क्वेश्चन आया तो बच्चे लिखते हैं ग्रामसी टॉक्ड अबाउट हेजेमनी, यहां से शुरू कर देते हैं, बहुत बेसिक आंसर होता है ये। इसमें क्या होता है ना, क्वेश्चन जो पूछा था ना वही एग्जैक्टली सबसे पहले तो पहली लाइन ही उठा के आंसर में लिख देते हैं। वो क्या था, वो बहुत ही जैसे हम स्कूल में लिखते थे, जब हमें बहुत ज्यादा नहीं आता होता था, वहां से स्टार्ट हो जाता था। हम डेफिनेशन से स्टार्ट नहीं कर रहे, किसी भी चीज से नहीं, हम सीधा क्वेश्चन का ही आंसर में पहली लाइन वही कॉपी पेस्ट मारते रहे, है ना। तो उसमें क्या होता था कि इट मीन्स डोमिनेशन ऑफ वन ग्रुप, ये वाला। बट अगर आप टॉपर्स के आंसर्स देखोगे ना, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं जो कि अपनी रैंक इंप्रूवमेंट के लिए आते हैं, अगर आप उनके आंसर्स देखोगे, वहां पर क्या आएगा, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। हेजिमनी, ये मैं आपको ना किसी और का आंसर पढ़ के बता रही हूँ। ठीक है, हेजिमनी एज पर ग्रामसी, ये किसी स्टूडेंट जो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए आया था उसका आंसर मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ कि हेजिमनी एज पर ग्रामसी फंक्शंस वाया सिविल सोसाइटी। कैसे फंक्शन करती है बताया कि हेजिमनी क्या होती है, सबसे पहले तो यही बता रहे हैं, ग्रामसी है हेजिमनी, ग्रामसी के हिसाब से हेजिमनी कैसे फंक्शन कर रही है। अब इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल द NEP 2020 कैन बी व्यूड, ये आप ना स्क्रीनशॉट लिख के रख सकते हो, कैन बी व्यूड एज रीशेपिंग आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस थ्रू एजुकेशन रिफॉर्म्स। इस टाइप से आंसर स्टार्ट होता है। समझ रहे हो आप क्या किया यहाँ पर, इन्होंने क्या किया है, टॉपर ने क्या किया, सबसे पहले तो डेप्थ डिफाइन कर दी, प्लस एप्लीकेशन डिफाइन किया। जब बताया ना कि इंडिया में क्या हो रहा है कि NEP 2020 को आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि ये आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस को रीशेप कर रही है थ्रू अपने एजुकेशन रिफॉर्म्स के थ्रू, जो हमारे एजुकेशन रिफॉर्म्स अभी हो रहे हैं, तो NEP क्या कर रही है, वो आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस रीशेप कर रही है। तो हेजिमनी एज पर ग्रामसी फंक्शंस वाया सिविल सोसाइटी, इससे क्या हो गया, डेप्थ बता दी। दूसरा जो एग्जाम्पल दिया उसमें एप्लीकेशन बता दी, और साथ में अगर आपने स्ट्रक्चर इसको परफेक्टली कर दिया तो भाई आपके बहुत बढ़िया नंबर आएंगे, एक विन विन सिचुएशन बन जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट चीज ये है, अब मैं आपको कुछ टिप्स बस बता देती हूँ। यहाँ पर आपको अच्छे कीवर्ड्स यूज करने नहीं भूलने, कुछ कीवर्ड्स अगेन रट्टा मार के रख लो, सिलेबस से कुछ कीवर्ड्स ले लो, उन कीवर्ड्स को एक पेज पर लिख लो, अच्छे अच्छे कीवर्ड्स लिख के रखना, ताकि वो कीवर्ड्स को आप यूज कर लेना। जैसे 1 से 8 यूनिट जो मैंने आपको बताई, उनके कीवर्ड्स भी बहुत ही सिमिलर टाइप के होंगे, हर एक यूनिट के हिसाब से भी अलग अलग कीवर्ड्स आते हैं, वो आप लिख के रखना। दूसरा, PYQs को प्रैक्टिस करना है, और वो भी टाइमर के साथ। अब यहाँ पर ना मैं आपको एक मेजर फ्लॉ बताती हूँ क्या होता है। हम क्या करते हैं ना, आंसर राइटिंग जब करते हैं रैंडम टेस्ट सीरीज लगाते हैं, आपको रैंडम टेस्ट सीरीज नहीं लगानी। सबसे पहली चीज, आपको PYQs की बुकलेट उठानी है,
अनसॉल्व्ड पीवाईक्यूज की बुकलेट उठाना, सिनॉप्सिस आईएएस पे जाना, वहां पर आपको फ्री रिसोर्सेज में फ्री पीडीएफ मिलेगी, अनसॉल्व्ड पीवाईक्यूज की पीएसआईआर की बुकलेट मिल जाएगी। ठीक है, अब वहां से आपको क्या करना है, अगर तो आपने कहीं से भी सॉल्व्ड पीवाईक्यूज की कंटेंट ले रखा है तो आप वहां से कर लेना, अदरवाइज सिनॉप्सिस को भी रेफर कर सकते हो आप, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन लो, उस क्वेश्चन का आंसर पहले तो अपने नोट्स में से ही देख के बना लो, और अगर आप कहीं से कोचिंग नहीं कर रहे हो तो खुद से जो आपने आंसर बनाया हुआ होगा उस क्वेश्चन का, वो आंसर आप बना लो। ठीक है, सबसे पहले आप प्रैक्टिस करो ओपन बुक। सबसे पहले पहला आंसर जो होना चाहिए ना, फर्स्ट प्रैक्टिस ऑफ आंसर, ये होना चाहिए आपका ओपन बुक। किताब में से देखो, जो भी आपके नोट्स हैं उनमें से देखो आंसर कैसे है और वो पॉइंटर्स लिख लो। दूसरे टाइम में, दूसरी प्रैक्टिस में आप किताब बंद करो, अब अपना आंसर लिख के देखो, दोबारा प्रैक्टिस करो। इस आंसर को लिख के आपको ये समझ में आ जाएगा कौन कौन से एरियाज हैं जो आप भूल गए, जो आपने नहीं लिखे, और कौन से लिखने हैं, और कौन से ऐसे हैं जो बहुत ही अननेसेसरी बेकार इंफॉर्मेशन है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम जो लास्ट आपका होगा थर्ड आंसर, ये आंसर में आपका टाइम कम होगा, आपका जो अननेसेसरी पार्ट था, जो यूजलेस है, वो पार्ट भी कम होगा, और जो पॉइंटर्स और कीवर्ड्स आप भूल गए थे और जो अच्छे थे, वो कीवर्ड्स आपको याद रहेंगे, और जो चीजें आप भूल भी गए थे ना, वो भी आपको याद रहेगा। ठीक है, आपको उस हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। देखो, अगर आप रैंडम टेस्ट सीरीज लगाओगे ना, हवा में तीर चलाने वाला काम है। आप जो यूपीएससी ने आज तक पीवाईक्यूज पूछे हैं उसी की ही प्रैक्टिस करोगे, आपको टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे, यूपीएससी की स्टैंडर्ड के हिसाब से आप कर लोगे, आपके पीवाईक्यू सारे प्रिपेयर हो जाएंगे, रेपिटेशन ऑफ टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाएगा, रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएगा, आपका टू द पॉइंट प्रिपरेशन जाएगी। तो ये चीज प्लीज फॉलो कर लेना, पीवाईक्यूज को टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है कि आपको बेसिकली इंट्रो और कंक्लूजन पहले से ही प्रिपेयर करके रखने हैं, जो मैंने आपको बताया कि हर एक टॉपिक के हिसाब से एक इंट्रो कंक्लूजन पहले से प्रिपेयर करके रख लो। लास्ट चीज, कुछ थिंकर्स पहले से जो प्रिपेयर करके रख रहे हो, थिंकर्स को आप जीएस में भी यूज कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जहां जहां पॉसिबल हो सिर्फ वहां, बहुत ज्यादा नहीं थिंकर्स यूज करने, पर अदरवाइज वो तो ऑप्शनल का आंसर लगने लगेगा ना। अब जैसे कि कौटिल्य को आप जीएस 2 में यूज कर सकते हो, तो बहुत ही बैलेंस तरीके से आपको यूज करना है, बहुत ज्यादा नहीं यूज करना। लास्ट पार्ट बस यही है कि आप सिनॉप्सिस आईएएस रेफर कर सकते, अगर आपको अपना पीवाईक्यूज रेफर करने हैं, या फिर फाउंडेशन कोर्स तो हमारे पास है ही, ऑप्शनल्स में जाओगे आप, पीएसआईआर ऑप्शनल में जाना। जो भी आप जिस भी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपने एक बार बेसिक प्रिपरेशन की हुई है तो फाउंडेशन का कोर्स आपको नहीं लेना चाहिए। अगेन, टेस्ट सीरीज हमारी पीवाईक्यूज पर भी बेस्ड है, तो वो आप देख सकते हो। बाकी सॉल्व्ड पीवाईक्यूज 45 ईयर्स के यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और सब कुछ बाकी, अगर सब कुछ लेना है तो वो फाउंडेशन है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अब देखो, मैं आपको एंड में यही बोलूंगी कि आपको सिर्फ पीएसआर पढ़ना नहीं है, आपको आंसर राइटिंग को भी थोड़ा सा मास्टर करना है। अगर आप एक अगर आपको चाहिए तो आप एक काम और भी कर सकते हो, आप कोई भी एक ऑप्शनल का टॉपिक कमेंट कर सकते हो, एक मॉडल आंसर मैं उसी टॉपिक पर आपके अगले क्वेश्चन के लिए एक क्रिएट कर सकती हूँ। अगर आप कोई क्वेश्चन बताना चाहते हो, आप क्वेश्चन भी बता सकते हो।